हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर हमें नहीं आता तो हमारा एग्जाम में वेटेज कम हो जाता है अपनी लर्निंग का। और इन जनरल टर्म्स में भी आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम समझ सकेंगे कि हमारी बात का असर कितना पहुंच रहा है वहां तक। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका एक्चुअल बेसिस क्या है, कम्युनिकेशन। अगर हम आपस में एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं और सामने वाले की बात को हम समझ पाते हैं, देन वी आर केपेबल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन. So it is very necessary to understand the whole process what it says, right? तो चलो आज की क्लास में शुरू करते हैं इस प्रोसेस को समझने की बात। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने एक तो ये चीज लिख दी कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन का बेसिस है, एंड सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसान है नहीं कि मैंने बोल दी और तुमने सुन ली ना। मैंने बोल दी तुमने सुन ली, वहां तक तो आधी बात ही हुई है। मैंने जिस सेंस में बोली उसी सेंस में तुमने सुनी और समझी है या नहीं, ये बात मुझे पता करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम कहेंगे कि मैंने मेरा कम्युनिकेशन आप तक किया है। तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और पहुंचा करके उसने किस सेंस में ली, मैंने किस सेंस में दी, इन चीजों का पता करना और उस चीज से अपना फीडबैक लेना, तभी कहा जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो चलो आज को एक डायग्राम वे में पहले तो ये समझ लेते हैं और फिर इसकी कुछ माइन्यूट बातें भी बताएंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस में किन किन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने है, देखो इस डायग्राम में आपने क्या देखा। मैं 5 चीजें बता देती हूँ, इसकी मोटी मोटी 5 चीजें आप याद रखोगे। क्या, देखो 5 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, मैंने यहाँ पे कुछ इसके एब्रिविएशन फॉर्म में लिखे हैं, SACME, सेकमी। SACME क्या कहता है, ये सोर्स होना चाहिए। किसी भी बात को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए कोई एक फर्स्ट सोर्स भी तो होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। सोर्स कहां से आएगा, जो व्यक्ति इस सोर्स को शुरू करता है वही उसका सेंडर होता है, दैट इज सोर्स यानी सेंडर। दूसरी बात, ए, ऑडियंस, मेरे श्रोता कौन है, मेरी बात को सुनने वाले लोग कौन है, दैट इज रिसीवर। वन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। तो मेरी बात कहां तक पहुंच रही है, तो मेरे ऑडियंस कौन है, यहाँ ऑडियंस लिसनर सब एक ही बात है। तो चाहे वो मेरे बात को पढ़ने वाले हों, सुनने वाले हों, देखने वाले हों, कोई भी हो, ये सारे लोग हमारे ऑडियंस है। अब ऑडियंस का मतलब हो गया रिसीवर, राइट? ये रहा रिसीवर यानी ऑडियंस। अब सी आता है, सी का मतलब है कंटेंट। एक व्यक्ति जिसने अपनी बात को कहा और एक व्यक्ति जिसने उसकी बात को सुना। क्या सुना और क्या कहा, दैट इज द कंटेंट। कंटेंट यानी विषय सामग्री यानी मैसेज, सूचना, क्या बात है वो, तो मैसेज होना जरूरी है। तीसरी बात आ गई मैसेज, जिसको हमने कंटेंट कहा। चौथी बात, एम, एम का मतलब है मीडियम, यानी किस मेथड से हम इस बात को आप तक पहुंचाने वाले हैं, डिलीवरी मोड क्या है। तो मेथड यानी किस चैनल से, किस मीडियम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात को पहुंचाना है। नंबर 5, ई, इफेक्ट यानी फीडबैक। मैंने जिस सेंस में आपको बात कही, आपने अगर इसे अनदर सेंस में ले ली तो मेरा कहना किसी और वजह से था या कोई और इंटेंशन था, आपने इसे अदरवाइज ले लिया, तो हो सकता है असर चेंज हो जाए। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है, तो आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन तो होता है उसमें, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होता है उसमें, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है तो इट इज वेरी नेसेसरी टू फिल द गैप प्रॉपरली एंड टाइमली। समय पर सही तरीके से अगर इस गैप को फिल ना किया जाए, यानी बात को सुधारा ना जाए और उस बात को क्लैरिटी ना की जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं मैच्योर किया जाए, तो हमेशा कंफ्यूजन्स रहते हैं और डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन में जो 5th पॉइंट है, जिसको हम कंपोनेंट कह रहे हैं, वो है फीडबैक या इफेक्ट।
अब थोड़ी गहराई की बात करते हैं, डायग्राम समझने की कोशिश करो। यहाँ सोर्स है जिसको हमने कहा है सेंडर, दूसरे सिरे पर रिसीवर है जिसको हमने कहा है ऑडियंस। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? एक तो मैसेज तो होगा ही होगा, यहाँ पे एनकोडिंग होगी, ये एनकोडिंग होगी और यहाँ पे डिकोडिंग होगी। जिस बात को मैंने आप तक पहुंचाना है पहले वो एनकोड होती है, यानी सिग्नल्स के जरिए किसी चीज में उसका कन्वर्जन होता है, फिर वो मीडियम के जरिए वापस जहां ऑडियंस तक पहुंचती है फिर से उसका कन्वर्जन होता है और वो वर्ड्स में आ जाती है। जैसे अगर मैं टेलीफोन से आपसे बात करूं तो जो साउंड वेव्स हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उनके जरिए पहले मेरी बात कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो उसी माध्यम से जब आप तक पहुंच रही होगी तो वो जो वेव्स हैं वापस से वो वर्ड्स में कन्वर्ट होंगी। जब वर्ड्स वेव्स में कन्वर्ट होते हैं वो तो है एनकोडिंग, जब वेव्स वर्ड्स में कन्वर्ट होती है वो डिकोडिंग होता है। तो एक मैसेज का एनकोडिंग भी होता है और डिकोडिंग भी होता है। जब डिकोडिंग होता है तब ऑडियंस कैपेबल होते हैं कि वो उस बात को सुनने और समझने की स्थिति में आ पाए। तो सेंडर इंपॉर्टेंट, मैसेज इंपॉर्टेंट, ऑडियंस इंपॉर्टेंट, एनकोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट। साथ साथ आप देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो इनके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पूरे पे वर्क करता है, दैट इज नॉइस। किस तरह की चीजों में हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। अगर नॉइज ज्यादा होता है तो हो सकता है बोलने वाला अपनी पूरी ताकत लगा करके चीजों को बहुत अच्छे से समझा रहा हो, पर अगर नॉइज ज्यादा होता है तो सुनने वाला चाह कर भी सुन नहीं पाता और समझ नहीं पाता। तो ये नॉइज ने बहुत बड़ी बैरियर क्रिएट कर दी है। तो नॉइस को भी कंट्रोल करना जरूरी है और उसको भी समझना जरूरी है किस तरीके से कंट्रोल होगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो अवॉइड करो, यानी अभी बात मत करो, आप किसी अलग जगह पे जाओ जहां पे नॉइस कम हो चुका हो, वहां अपनी बात रखो, तभी आप अपनी बात को वहां तक पहुंचाने की क्षमता रख पाएंगे। और एक आ गया है रिस्पॉन्स यानी फीडबैक लूप। हमें यह पता लगाना होगा किन किन कमियों की वजह से जिस बात को जिस सेंस में इंटरप्रेट किया जाना था वो उस सेंस में इंटरप्रेट अगर नहीं होती है तो व्हाट वाज द रीजंस एंड व्हाट वर द लूप्स। इनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। क्यों? इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द लूप्स यू कैन नॉट गेट अ इम्प्रेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक डायग्राम की। ये सेंडर से रिसीवर तक का रिस्पॉन्स फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कहीं चीज में गैप आ जाता है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ माना जाता है। अब थोड़ी सी बात समझ लो कि यहाँ जो सोर्स है या जो सेंडर है वो कौन है, क्या है उसकी जिम्मेदारी, किस तरीके से वो अपने काम को पूरा करता है। तो यूं कह सकते हैं सेंडर वो व्यक्ति है जिसको हम कम्युनिकेटर कहते हैं। यानी कम्युनिकेटर ओरिजिनेटर होता है किसी भी मैसेज का, वो शुरू करता है। और एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसे ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव्स। उसका ऑडियंस कौन है ये उसे पता होना चाहिए। उस ऑडियंस कौन है उसके साथ साथ उनके इंटरेस्ट या उनकी जरूरतें क्या है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो अब वो क्या मैसेज करने वाला है उसे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या बोलने वाला है, किससे बोलने वाला है, क्यों बोलने वाला है, ये तीनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किस जरिए से बोलने वाला है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किसको यूज करने वाला है। लास्ट में वो ये कहता है उसकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज होती हैं या जो उसकी लिमिटेशंस होती है उसको उसे अपने दिमाग में रखना होगा। हो सकता है उसकी आवाज धीमी है तो माइक यूज करो, हो सकता है शोर ज्यादा है तो या तो अवॉइड करो या एडजस्ट करो। तो ये जो लिमिटेशन कैपेबिलिटीज है एक्सटर्नल फॉर्म में हो या इंटरनल फॉर्म में हो, एक ओरिजिनेटर को ये चीजें पहचानना बहुत जरूरी होते हैं, तभी उस मैसेज का इम्पैक्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और एक्चुअली डिपेंड करता है हमारा सोशल स्टेटस क्या है, अथॉरिटी क्या है, हमारी नॉलेज कितनी है, हमारी प्रेस्टीज कितनी है कम्युनिटी में, तभी असर आता है कि किसने बोला, क्या बोला से इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने बोला और कैसे बोला। ध्यान है, what you are speaking it not so important how you are speaking and who is speaking, very 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 important। तो सेंडर जो कि ओरिजिनेटर है या कम्युनिकेटर है उसकी अपनी एक जिम्मेदारी रह जाती है। अब अगर बात करें सेंडर ने अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभा ली तो ऑडियंस की तरफ से भी कुछ चीजें हमें फेवरेबल होनी चाहिए। यानी एक ऑडियंस अगर अच्छा मिलता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, ऑडियंस हमेशा दो तरीके का होगा।
आपका कंट्रोल्ड ऑडियंस भी हो सकता है और अनकंट्रोल्ड ऑडियंस भी हो सकता है। कंट्रोल्ड ऑडियंस को आप ये कह सकते हो कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने और वो सुनने लग जाता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड ऑडियंस है, उसको पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए, देन यू हैव टू स्टार्ट द थिंग। बिना कंट्रोल किए ऑडियंस को और आपने बोलना शुरू कर दिया, नबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन योर मैसेज, तो व्हाट विल द इम्पैक्ट? जीरो, कुछ भी नहीं होगा, नीलवटा सन्नाटा वाला मामला हो जाएगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपनी बात को बोलने से पहले अपने ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर ले, कौन है, क्या है, और उसके अलावा वो मेरे से कंट्रोल्ड है या नहीं है। नहीं है तो पहले कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो आपके बोले का महत्व नहीं रह पाएगा। तो ऑडियंस ये होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अब बात कर रहे हैं किस बात को हम करने वाले हैं, तो जो बात हम करने वाले हैं उसके बारे में हमें पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ में वो किसको मैं दे रहा हूँ, किस लेवल के लोग हैं, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी देने के लिए आप किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैं शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं पिक्चर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं साइन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इवन आई कैन यूज द कलर लैंग्वेज। हर तरीके से मैं अपनी बात को कहने का एक स्टाइल अपना सकती हूँ। तो मैं क्या अपनाती हूँ, डिपेंड कि मेरा मूड क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरा एरिया कौन सा है, मेरे ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं मेरे मैसेज में किस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ। अब आता है, जब हमने बात करी थी कि किस मीडिया से अपनी बात को पहुंचाना है, तो चैनल, किस चैनल से अपन यूज कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, वो पेपर मीडिया भी हो सकता है, वो टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस स्थिति में जो चीज ज्यादा अप्रोप्रिएट हो हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए। इफ आई एम स्पीकिंग इन द मास पब्लिकेशन, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मुझे इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चीजों को पहुंचाना है। तो अगर मेरा मास ऑडियंस है तो मुझे वैसे ध्यान रखना है, और अगर मेरे को लिमिटेड एरिया के ऑडियंस को ही कवर करना है, 200-500 लोग ही कवर करने हैं, 100 के अंडर में कवर करने हैं, तो मेरा जो मीडिया सिलेक्शन है वो अलग तरीके का हो सकता है। तो मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा कि मैं कौन सा चैनल इस्तेमाल करूं कि मेरे ऑडियंस की संख्या कितनी है। अब आ गया लास्ट फीडबैक। फीडबैक अगर हमने नहीं लिया तो बात हो गई खत्म। क्रिटिकल कंपोनेंट है ये, और क्रिटिकल कंपोनेंट ये डिसाइड करता है कि आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत सही दिशा में जाकर सही लक्ष्य को प्राप्त करी है या नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आपने तीर लगाए, बिना टारगेट लिए तीर लगाए तो वो टारगेट पे नहीं लगेंगे, टारगेट के आसपास कहीं भी जाएंगे, तो वो आपको अच्छा निशानेबाज नहीं कहा जाएगा। पर अगर आपने तीर लगाया और वो सही निशाने पर, सटीक निशाने पर जाकर के बैठा, तो यू आर अ गुड आर्कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे निशानेबाज हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने टारगेट कैसे सेट करते हैं और उसके लिए आप अपना फीडबैक कैसे लेते हैं। जिस दिशा में आपको तीर लगाना है उसी दिशा में फोकस करना इंपॉर्टेंट है, और फोकस करके जब आप तीर लगाते हैं तो आपका फीडबैक ज्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फीडबैक अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैसेज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मीडिया अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सेंडर रिसीवर तो भैया है ही इंपॉर्टेंट, बिना इन दोनों के तो काम ही ना चलने वाला। तो ये दो तो व्यक्ति हैं और बाकी 3 सिचुएशंस है। ठीक बात है, 5 चीजें हमने बात क्लियर कर ली। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू एंड कीप कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।